सब्सक्राइब करें स्टडी अप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमारी स्टडी अप में आप सबका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एनसीईआरटी के क्लास 6 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सीटेट स्पेशल के लिए हम लोग को एनसीईआरटी के बुक को ही स्टडी करना पड़ता है। फ्रेंड्स, मैं अपने जैसा कि बताते गई हूँ कि अपने स्वयं के अनुभव को आप लोगों के बीच शेयर करती रहूँगी, आप लोग के साथ साझा करती रहूँगी और जो भी कुछ टिप्स हैं अच्छे वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी। मेरा बस तहे दिल से बस यही इच्छा है फ्रेंड्स कि आप मेरे फ्रेंड्स हैं और आप सब भी हमारी तरह सीटेट क्वालिफाई करें और सारे टेट, आर टेट हो, बी टेट हो, सभी में इसी तरह के क्वेश्चन आते। बस सीटेट में एक अलग सी बात होती है कि इसमें पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन हर सब्जेक्ट को टच करता है, जो मैं आपको आगे वीडियो बनाते जाऊंगी। तो पेडागोजी के भी स्पेशल वीडियोज बनाऊंगी और उसे मैं देती जाऊंगी। अभी मैंने हिस्ट्री और उसके बाद ज्योग्राफी और ये तीसरा आज मेरा ये पहला लेसन है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में, इसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मैं क्लास 6 में देखिए टोटल क्लास 6 में एनसीईआरटी के बुक में 8 लेसन है। तो हम लोग इसमें 8 लेसन को पूरा मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। 2 पार्ट या अधिक गया तो 3 पार्ट, नहीं तो 1 पार्ट तक में मैं कोशिश करूँगी कवर कर आप लोगों को इसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता दूँ, क्योंकि 6 क्लास में कुछ विशेष लेसन में जान नहीं है। और मेरे क्वेश्चंस को बनाने से पहले फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि आप एनसीईआरटी की बुक को लाइन टू लाइन उसे कवर करें, उसे स्टडी करें और फिर मेरे वीडियो को देखिए और इससे आंसर को आप बनाएंगे तो यकीन जानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आपकी तैयारियां बहुत अच्छी होगी और आपको इसे समझने में बहुत ही सहजता अनुभव होगी और आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास 6 में लेसन 1 में आती है विविधता की समझ, आप बुक में देख लीजिए। सेकेंड लेसन में है विविधता एवं भेदभाव। थर्ड में है सरकार क्या है। फोर्थ में है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। फिफ्थ में है पंचायती राज। सिक्स्थ में है गांव का प्रशासन। सेवेंथ में है नगर प्रशासन और 8 जो आखिरी लेसन है वो है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो इन सब से रिलेटेड सभी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को टच करूंगी और आप लोगों को समझाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये 4 इकाइयों में है, आप लोग बुक से इसे देखिएगा और हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है विविधता की समझ लेसन से। तो इसमें क्वेश्चंस आप देखें और आंसर भी आपके सामने ऑप्शंस में है, आप इसे देखिएगा। ये देखिए, यहाँ लद्दाख से संबंधित कथनों पर विचार करें। यहाँ ये क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। तो आप जब एनसीईआरटी के बुक के फर्स्ट लेसन को पढ़ेंगे तो उसमें लद्दाख और केरल के बारे में जिक्र है। तो आप जब उसे पढ़ेंगे उसके बाद इस कथन को बनाएंगे तो सही आपके आंसर होंगे ही होंगे। तो यहाँ लद्दाख के बारे में आपको देखनी है। आपके पास 5 सेकंड है, आपके समय तो शुरू हो चुके हैं जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। तो आप लोग आंसर इसके बारे में बताइए, फिर मैं इसके आंसर दूंगी। देखिए, इसका सही जवाब है ये देखिए दोनों, ये दोनों इसके करेक्ट आंसर है। मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि देखिए लद्दाख के बारे में, लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ लद्दाख के बारे में बताने के बारे में तो यहाँ मैं आपको ये चीज़ बता दी, लद्दाख में खेती कम संभव है क्योंकि लद्दाख में बारिश नहीं होती है। और तीसरा पॉइंट है, यह इलाका हर वर्ष लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की खास किस्म के भेड़ पाले जाते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। लद्दाख के लोग जो हैं ऊन कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। कश्मीर में पश्मीना शाल बुनी जाती है। हर एक परिवार के पास गाय, भेड़ या आदि होते हैं। ये इसके बारे में है।
लद्दाख के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता दिया। फ्रेंड्स, आप ये मत सोचना कि यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है तो यहाँ एक क्वेश्चन, मैं जो बोलूँ उसे भी आपको ध्यान से सुनना है। आपको जब भी आप इस वीडियो को 1, 2 या 3 बार देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। और मेरी हुई बात, कही हुई बातें ज़रूरी नहीं है कि हूबहू यही क्वेश्चन आपको आए। यकीन जानिए, मैं जो बातें बोल रही हूँ वो भी क्वेश्चन ही है और वो भी उसके आंसर भी उसमें है। तो आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उसमें कई क्वेश्चन बनेंगे और आपको वो बातें क्वेश्चन के रूप में याद सकते। उस समय आपको एग्जामिनेशन हॉल में फट से मेरी कही हुई बात याद आएगी और आपके ऑप्शन सही टिक पे जाएंगे और आपको 1 नंबर मिलने से कोई नहीं बचा सकता है। आपको पूर्णतः 1 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता है आपके नंबर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, केरल के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए केरल के संबंध में, अभी मैंने आपको बोला फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आपको लद्दाख और केरल के बारे में जानकारी मिलेगी। तो लद्दाख के बारे में मैंने दी, अब मैं केरल के बारे में आपको कुछ बता दूं कि केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ है। और यह फ्रेंड्स, पहले आप इसके ये तीनों कथनों पर विचार कर लीजिए, उसके बाद में इसके एक्सप्लेन आपको बता दूंगी। ये देखिए 1, 2, 3 ये जो कथन है इसके बारे में विचार कीजिए। ये आपके 5 सेकंड समाप्त हो चुके हैं। मैं इसके सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ये इसके करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको केरल के बारे में बता देती हूँ। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ है। केरल एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से पहाड़ियों से केरल में विविध प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। केरल में सबसे पहले यहूदी एवं अरबी व्यापारी आए थे। देखिए क्वेश्चन बन रहा है ना कि अगर पूछेगा कि यहूदी एवं अरबी व्यापारी सबसे पहले कहाँ आए थे तो केरल में आए थे। इसलिए मैं फ्रेंड्स कहती हूँ मेरी बातों को भी आप लोगों को ध्यान से सुननी है। हमारी वीडियो को 1, 2, 3 बार कम से कम देखनी होगी। ईसाई धर्म का धर्मदूत 2000 साल पहले केरल आए थे। वो कौन थे? वो संत थॉमस थे। 700 साल पहले केरल में कौन आए थे? ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा मैं आपको बताती जाऊंगी। तो 700 साल पहले इब्न बतूता आए थे। अच्छा, मुसलमानों को समुदाय में बड़ी इज्जत थी। ये बात अपनी यात्रा वृत्तांत में कहा गया है। और ये बात किसने कही थी? तो ये बात भी अपनी यात्रा वृत्तांत में इब्न बतूता ने कही थी। यूरोप से भारत तक का सफ़र जहाज से वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगाली थे, उन्होंने तय किया था। और मैं आपको यहाँ कह दूँ कि हूबहू जाल केरल में जो थे, मछली पकड़ने वाले जाल बुने जाते थे और उसे चीनी वाला कहा जाता था। क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए फ्रेंड, कि मछली पकड़ने वाले जाल को क्या कहते थे? तो चीनी वाला कहते थे। ये देखिए फ्रेंड्स, मछली पकड़ने का चीनी जाल, जिसे चीनी वाला कहा जाता है। ओणम है केरल में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है और यहाँ की एक मुख्य आकर्षण होता है नाव प्रतियोगिता। मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि किस तरह से नाव प्रतियोगिता होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कोशिश की हूँ कि आपको केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता, इसका आपको फोटो दिखा सकूँ। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ओणम के नाव प्रतियोगिता की तस्वीर है। अब हम लोग सेकेंड लेसन विविधता एवं भेदभाव के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए इसकी विविधता के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि संसार में मुख्य धर्म 8 है। इसकी भाषाएं बोली जाती है 1600 से ज़्यादा और यहाँ 100 से भी अधिक नृत्य हैं। विकलांग शब्द जो है बदल करके खास ज़रूरत वाले बच्चे का नाम इसे दिया गया है। तो अब हमारे ये क्वेश्चन पढ़िए, कथनों पर यहाँ विचार करना है। यहाँ कथन पर विचार करना है। कथन 1 और 2 है। ये इसका देखिए कथन पर विचार करना है 1 और 2 पर। तो इसके समय आपके शुरू हो चुके हैं और अब इसका आंसर दीजिए।
देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें सत्य पूछ रहा है, तो सत्य पर फोकस करते हुए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है केवल एक। देखिए आपको देखने में ये लग रहा है ना कि ये भी सही हो सकती है, लेकिन नहीं, थोड़ी सी इसमें कमी है जो मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये देखिए दलित जो शब्द है यह दर्शाता है सामाजिक पूर्वाग्रह व भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा व उसका शोषण किया। तो ये पहला दलित शब्द नीचे कही जाने वाली जाति की पहचान के लिए है, ये बिल्कुल सही है। दलित का शाब्दिक अर्थ दबाकर रखा गया या कुचला गया है, ये कथन पूर्णतः सत्य है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड को। ये सेकंड है कि अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है, बस यहाँ पर ये वर्ग में रखी नहीं गई है, सरकार द्वारा दलित लोगों को अनुसूचित जाति के रूप में चिन्हित किया गया है, इसलिए ये ऑप्शन कथन ये गलत है, ये गलत है। और इस तरह से ये 1 नंबर जो है ये करेक्ट इसका आंसर होगा। हमारा तीसरा लेसन में हम लोग सरकार के बारे में जानते हैं। तो सरकार के बारे में मैं आपको बता दूं कि सरकार के स्तर 3 होते हैं। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाई जाती है। देखिए स्थानीय जो स्तर है उसमें गांव, शहर और मोहल्ले आते हैं, और राज्य के जो स्तर पर आते हैं पूरा राज्य, जैसे असम, ये सब आ जाएंगे। और राष्ट्रीय जो स्तर हो गया उसमें पूरा देश शामिल हो जाता है। और आपको सरकार एवं कानून के बारे में कुछ बता दूं कि सरकार के पास कानून बनाने, लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करने की शक्ति होती है। जैसे कि उदाहरण मैं आपको दे दूं कि गाड़ी का लाइसेंस, इस तरह के अगर लोगों को लगे कि किसी कानून को ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वह न्यायालय जा सकता है। ये सरकार के बारे में है। अच्छा, वोट देने के अधिकार के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे कि महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए संघर्ष ने मजबूती पकड़ी थी कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं रहे तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं और आप टिक लगाते रहे जो आंसर आ रहे, और जो नहीं आ रहे या आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसे आप नोट करते जाइए। ये भी एक नियम है, जब आप मोबाइल लेकर बैठिए तो कॉपी पेन जरूर साथ में रखिए। जो जो बातें आपको अच्छी लगे वो एक पेज पर आप नोट करते जाइए, इससे आपको अच्छी तरह से याद रहेगी, लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेंगी पढ़ी हुई बातें, सुनी हुई बातें। महिला मताधिकार के इस आंदोलन को अंग्रेजी में सफरेज मूवमेंट कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सफरेज मूवमेंट क्या है, तो आपको लगेगा ये क्या बंदा नाम बता दिया है, मैंने कभी सुना नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, सफरेज मूवमेंट कहते हैं महिला मताधिकार के आंदोलन को, और सफरेज मूवमेंट अंग्रेजी में कहा जाता है। सफरेज का मतलब क्या होता है मैं ये भी बता दूं, तो सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था, और इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला था। ये कुछ बातें सरकार के बारे में थी। मुझे जब जब जो जो चीज़ इंपॉर्टेंस लगते रहेंगे मैं उसके बारे में बताती जाऊंगी। और फिर मेरा क्वेश्चन में आपको अगला क्वेश्चन है हमारा, उसे देखिए। ये देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन में इसलिए रखी हूँ कि फ्रेंड्स कि इससे कई क्वेश्चन बनते हैं जिस पर आप फोकस करेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा, आंसर सरल रहेगा, तो आप टिक लगा करके बनाते जाएंगे और फिर उसे भूलते जाएंगे। सीटेट का रूल है कि क्वेश्चन 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें 2 सही रहेंगे, और जिसमें जो ज़्यादा सर्वोच्च रहते हैं, सबसे जो श्रेष्ठ होते हैं वही सही होता है। इसलिए कथनों पर विचार करना बहुत ही अनिवार्य है और इसे गहराई से समझना बहुत ही अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और 2 है, इसके बारे में देखिए। यहाँ है कि लोकतंत्र का मूलभूत विचार है लोगों के नियमों को आगे खुद को। आप ये देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। तो यहाँ देखिए ये दोनों, यहाँ कथन है ये दोनों सही है। ये देखिए दोनों सही है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि सरकार में जनता सीधे भागीदारी न होकर अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजती है जो सरकार का गठन करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों
पर विचार की। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर आपको समय लग सकता है फ्रेंड्स, इसे आप पॉज कर अधिक समय ले करके सोच समझ कर विचार कर इसे बनाएं। यहाँ देखिए मिलाना है इसे, ये देखिए, यहाँ देखिए इसका सही जवाब मैं बता दूं, यहाँ सुलेमित करना, ये 1 और 2 सुलेमित है, यंग इंडिया और सफरेज मूवमेंट। अभी मैंने आपको बताया ही था, इसलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड्स कि मेरी बातों को भी सुनिए, क्वेश्चन मैं उससे भी दो दूँगी, जब मैं कुछ बोलूँगी तो मैं उससे भी क्वेश्चन बना दूँगी। यहाँ देखिए सफरेज मूवमेंट के बारे में मैंने जिक्र किया था। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि किन किन लोगों ने इसके युग्म पर विचार करके इसे सही मिलाया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसका सही जवाब ज़्यादातर क्या आए होंगे, और जिसके कम आए उसे भी कोई बात नहीं, आप बुक को पढ़ते जाइए और हमारा वीडियो देखते जाइए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो यंग इंडिया पत्रिका है उसके संपादन गांधी जी करते थे। संपूर्ण यूरोप और अमेरिका में महिलाओं, गरीबों द्वारा वोट देने की मांग की गई थी। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए आंदोलन किए गए थे और इसे ही सफरेज मूवमेंट कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकार। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी भी है। देखिए भारत एक लोकतंत्र है, ऐसा हम लोग सभी जानते हैं। लोकतंत्र में होता क्या है, तो लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं होते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए एक निर्णय लेती है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बनाना होता है और सफाई देनी पड़ती है। इस तरह से लोकतंत्र के बारे में हमने कुछ आपको जानकारियाँ दी है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए यहाँ विचार करना है, तो विचार करना इसलिए है क्योंकि इससे कथन में कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर है, अफ्रीका के राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया था। ये कथन। दूसरा ये आप देखिए 5 सेकंड के आपके पास टाइम है। इसमें देखिए फ्रेंड्स मैं अपने बार बार यही कहती हूँ कि यहाँ देखिए ये सबसे बड़ी बात है, सत्य नहीं है पे फोकस करनी। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन देखा सत्य है सत्य है सत्य है, इसे भी आप सत्य है कर पढ़ लेंगे तो ये आंसर आपके गलत हो जाएंगे, 1 नंबर आपके पूरे चले जाएंगे। इसलिए इस ट्रिक यही है कि आप इसे सर्किल बना कर रख लें ताकि आप इस पे फोकस करें, आपसे गलती से भी गलती ना हो। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इसका सही जवाब है केवल 2, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको कि नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी रंग भेद नीति को समाप्त करने में 1994 में सफलता मिली थी। देखिए दक्षिण अफ्रीका में जो है रंग भेद बहुत अधिक थे। रंग भेद कानून से शासित था दक्षिण अफ्रीका, वहाँ श्वेत अश्वेत के रंग भेद होते थे। और इतना ही नहीं, जो श्वेत और अश्वेत थे उसके बस स्टैंड अलग अलग होते थे और श्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये सब बातें आप ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, आपके बुक के इस चैप्टर में लोकतंत्र में आपको ये सब डिटेल्स से मिलेंगे और इन सबको याद करना होगा। क्योंकि मैं बार बार कर रही हूँ, यहाँ जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सिर्फ आप उसे पढ़ करके वहाँ जाएंगे और यूँ यही क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाले हैं। वो लोग भी जानते हैं कि हर तरह के वीडियो आ रहे हैं, बुक्स आ रहे हैं, उससे पढ़कर लोग पढ़ लेंगे। नहीं, पढ़ने से ज़्यादा आपको समझना होगा। जब तक आप समझेंगे नहीं आपके राइट आंसर निकलेंगे नहीं। इसलिए आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने। और एक बात आपको ये बता दूं कि दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था सेवेंटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे। देखिए क्वेश्चन बन सकता है ना कि कहाँ पे अश्वेत लोग रहते थे, सेवेंटो में रहते थे। अच्छा, हेक्टर पिट्सर कहाँ पे रहते थे, तो वे कहाँ पे रहते थे, तो हेक्टर पिट्सर दक्षिण अफ्रीका में रहते थे और उनकी भाषा थी जुलू। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध बेंगलुरु शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए के साथ कई जिलों में सिंचाई के काम भी आते थे। यहाँ पे आप कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ देखिए, अभी आपके इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बनाया नहीं थे, और यहाँ पर आ रहे हैं सत्य हैं। यहाँ पे सत्य पे जब तक हम लोग फोकस नहीं करेंगे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ ये देखिए, तो इसके मैं अभी आपको सही आंसर बता दूं कि इसके सही आंसर है दोनों। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जो है ये दोनों है। कर्नाटक के कृष्णा सागर बांध के बारे में आपको कुछ बता दूं कि इसके बारे में कृष्णा सागर, और मैं इसके कुछ तस्वीर भी आपको दिखा करके इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध है। ये कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेट्रो बांध नदी के निचले छोर पर है। मेट्रो बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाता है। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। इससे विवाद उत्पन्न होता रहता है। राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाने के लिए राज्यों में पानी का सही बंटवारा हो, इसलिए पूरी प्रयासरत रहती है। पिछले 30 सालों से ये दो राज्य के बीच विवाद का यह मुद्दा बना हुआ है। फिर भी कावेरी नदी अपनी शांत भाव से इसी प्रकार बहती रहती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, पंचायती राज से संबंधित आ गया, हमारा 5वां लेसन हो गया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो में ही मैं पूरी बुक्स को, लेसन को 6 के कवर कर दूँ। ये देखिए, यहाँ पंचायती राज कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 1, 2 ये कथन है। ये देखिए, पंचायती राज्यों में यहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आप लोग बताइए। ओके, मैं बताती हूँ। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर आप ये ना कहना कि मैंने आपको बताया नहीं। सभी फ्रेंड्स हमारे पढ़ाई अच्छे से करते, स्टडी अच्छा से करते, लेकिन इस टाइप के आंसर को अगर वो विवेक से फोकस करके नहीं पढ़ेंगे तो उनके एक एक नंबर इसी तरह के क्वेश्चंस में कटते चले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे देखिए आप लोग। जब यहाँ असत्य पूछा है तो यहाँ तो दोनों ये जो कथन, ये दोनों तो सही हैं। तो सही जब हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये दोनों कथन क्यों सत्य हैं। तो देखिए, ग्राम सभा जो है एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हो या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ये थी इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कथन पर विचार करना, और दूसरी बात देखना है हमें फोकस किस बात पर करना है कि जो कथन पर विचार कर रहे हैं वो क्या करने हैं। तो अभी हमें असत्य पे विचार किया था, अभी हम लोग सत्य पे करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट में आएंगे, सत्य असत्य, नहीं हाँ, इस टाइप से। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अब सत्य पूछा गया है तो विचार कीजिए। ऑप्शन 1, 2, 3 आपके सामने है कथन और विचार करने के लिए, और ऑप्शंस भी A, B, C यहाँ पर आपके सामने है। आप इसे देखिए। इसका सही जवाब मैं बताने जा रही हूँ, ये होगा 1, 2, 3। यहाँ सत्य पूछा है, यहाँ पे फ्रेंड्स
ये तीनों कथन सत्य है। आप इन कथनों को पढ़ चुके हैं, आप इसे समझ लिए। ये तीनों इसके बारे में कथन सत्य है। इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि क्यों ये सत्य है। तो पंचायत के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच व सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमानी ढंग से काम करने से रोक सकती है। वह पैसे के दुरुपयोग तथा कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी रखती है। इसलिए ये तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने फ्रेंड्स इसलिए विचार बनाए हैं क्योंकि विचार से क्वेश्चन आएंगे और इससे ये 3 क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं और इसके एक्सप्लेन जो मैं बता रही हूँ उससे भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं। आप ये नहीं सोचिए जितने में क्वेश्चन यहाँ पर दे रही हूँ उससे कई ज़्यादा गुना क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, तो टोटल मिलाकर के करीब 70-80 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ विचार करने के लिए है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये देखना है कि उपरोक्त में से ग्राम पंचायत के कार्यों में कौन से शामिल है। ठीक है भाई, यहाँ शामिल पूछ रहा है तो आप कथन को विचार कीजिए और देखिए क्या इसमें है। ये सभी शामिल बिल्कुल है, ये इसका सही आंसर है। अब क्यों है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये देखिए उपरोक्त तीनों ग्राम पंचायत का कार्य होती है, इसलिए ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में शामिल है। कौन कौन से शामिल है? ग्राम पंचायत की जो आमदनी है उसके स्रोत में क्या शामिल है? ये देखिए 1 2 3 है। इसके बारे में देखिए, ये 1 है घरों बाजारों में, ये बाजारों पर लगाए जाने वाले कर मिलने वाली राशि है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है। और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ये भी है। तो यहाँ पर है स्रोत शामिल है। अगर यहाँ नहीं हो जाती तो क्या हो जाता है, सभी गलत हो जाती। यहाँ पे शामिल पूछ रहा है तो इसमें ये सही, इसका करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए कथनों पर विचार करना है। ये देखिए, तो यहाँ पर अभी हमने क्या कहा था कि शामिल है, और अभी यहाँ क्वेश्चन पर क्या है, उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं। इस पे फोकस करना ये बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, बहुत बहुत ज़्यादा। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन देख लें, आपको खुद यकीन हो जाएगा मेरी बातों पर। उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं। तो यहाँ पर जो है पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। ये भी सत्य है, सेकंड भी सत्य है, सच भी सत्य है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इस पर आप फोकस नहीं करते तो आप ये डी को नहीं लगा पाते। तो इसलिए इसे फोकस करने पर हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसे गलत सही करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों में होती है। यह ग्राम पंचायत, दूसरा विकास खंड पंचायत, जनपद पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद या जिला पंचायत जिसे कहते हैं। पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जिला पंचायत एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था भी करती है। नेक्स्ट है हमारा नगर प्रशासन से, जो 6 लेसन में आ रहा है। मैं इसे पटवारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, पटवारी से संबंधित आप जब अपने बुक का 6 लेसन को खोलेंगे तो उसमें आपको गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ने को मिलेंगे। ये देखिए, पटवारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर है उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है। यहाँ सत्य पूछा जा रहा है, सत्य पूछा जा रहा है, सत्य पूछा जा रहा है। ये देखिए, ये कथन है 1 2, ये 3 और ये 4।
ये देखिए, तो इसके बारे में इसका सही जवाब है 1 2 3, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा बता दूं, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बने ना, जरीब किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? लोहे की एक जंजीर होती है जिसके पटवारी इस्तेमाल करते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी भी देता है। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसे कहीं पटवारी को कहीं लेखापाल, तो कहीं कर्मचारी, तो कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो भी कहते हैं। अगर आ गया क्वेश्चन कानूनगो किसे कहते हैं, तो पटवारी को कहते हैं। कर्मचारी किसे कहते हैं, तो पटवारी को कहते हैं। लेखापाल किसे कहते हैं, तो पटवारी को कहते हैं। इसलिए इस तरह के कई क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। प्रत्येक पटवारी के अंतर्गत कई गांव आते हैं। पटवारी के अंतर्गत कई गांव आते हैं। वह गांव के लोगों की जमीन का लेखा जोखा या रजिस्टर में रखता है। लेखा जोखा, खसरा खतियानी या रजिस्टर जिसको कहते हैं, उसमें रखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, इस पर विचार करने तो हैं, लेकिन उसके साथ हमें तुरंत ये ध्यान देना है कि इसमें क्या पूछ रहा है। ये कथन सत्य पूछ रहा है, तो इसके बारे में देखते हैं। कथन सत्य, कथन आप 1 और 2 को देखें। यहाँ पर क्वेश्चन में ये देखिए, कथन 1 यहाँ पर ये सही है। ये देखिए, दिस इज करेक्ट आंसर। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं, तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों को सुना जाता है, ये न कि फौजदारी के। ये देखिए, इसलिए ये गलत है, ये केवल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2005 के संदर्भ में इसे देखना है। ये देखिए, 2005 के संदर्भ में ये कथन है, इसके बारे में आप विचार कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर इससे विचार करना है, इस बात को ध्यान रखते हुए कि कथन सत्य नहीं है। ये देखिए, इसलिए हमारा आंसर केवल 2 यानी बी यहाँ करेक्ट होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हिंदू जो उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम है 2005 में जो लाया गया, इसके अनुसार पैतृक संपत्ति पर बेटों बेटियों व उनकी माँ को बराबर का हक मिलेगा। इस कानून को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू किया गया है। नगर प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैं बहुत मेहनत करके चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चंस बना करके आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इतना कहूँगी कि जब मैं इतना मेहनत कर कोशिश कर रही हूँ कि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास जाए, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि मेरे इस मेहनत को कुछ रिगार्ड दे। आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला है, बस आप एक लाइक करेंगे, एक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। मुझे लगेगा कि आप लोगों ने पसंद किया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी मेहनत को आप लोग सफल बनाइए। और वैसे भी आप लोग ने बहुत सारे रिस्पांस आए हैं, आप लोगों के ही बल पर मैं कुछ वीडियो को आगे बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करती हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ विचार करना, और विचार करना है किस संदर्भ में, ये बात हमें फोकस करनी है। यहाँ कथन सत्य पे विचार करना है। जो कथन है इसे हमें देखना है कि सत्य है। ये देखिए तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पर हमें विचार करनी है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ ये देखिए विचार करनी है। कथन आपके सामने आ रहे हैं, ये देखिए, और ऑप्शंस भी आपके सामने आ रहे हैं, ये देखिए। तो इसके सही जवाब मैं बता दूँ आपको, डी होंगे उपरोक्त सभी। अब आप लोग सोचेंगे डी क्यों है, आपने तो कथन पर विचार कर दिया और उसके बारे में बताई नहीं, तो क्यों नहीं, मैं तो बताऊँगी ही। शहर को अलग अलग बाडों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णयों को पार्षद समूह द्वारा लिया जाता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियों का निर्माण करते हैं जो मुद्दों पर विचार विमर्श कर लेती हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में देखिए कि क्या होंगे इसके आंसर। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर पूछ रहे हैं स्रोत में शामिल हैं। तो यहाँ जब शामिल पूछ रहे हैं तो वैसे भी फ्रेंड्स यहाँ पर 1 2 3 4 जो ऑप्शन है ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि स्रोत तो एक होते नहीं, ये सभी होंगे, संपत्ति कर हैं ही। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो नगर निगम की आय में जो संपत्ति कर है, पानी एवं अन्य सुविधाओं का कर है, शिक्षा पर कर है और मनोरंजन पर कर, ये सभी कर शामिल हैं। यहाँ ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है हमारे, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कुलपुट गांव, और इसके बारे में आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप इसके बारे में बताइए। ये देखिए, इसे युग्मों में विचार करना है और इसे क्या करना है, सुलेमित करना है। तो सुलेमित ये आप कीजिए, इसे आपके समय समाप्त हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए, मैं आपको बता दूं ये सभी होंगे, ये इसके करेक्ट आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये जो सुलेमित है किस तरह, कुलपुट है तमिलनाडु का एक गांव है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कलपट्टू तमिलनाडु में समुद्र तट के पास का एक गांव है। ये क्वेश्चन बन रहे हैं ना कि तमिलनाडु के समुद्र तट के पास कौन सा गांव है, तो कलपुट गांव है। यह गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी है। कलपुट गांव कैसे घिरी है, तो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी है। यहाँ सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। हमारी बातों को फ्रेंड्स गौर से सुने, इससे एक नहीं 10 के 10 11 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए हमारी बातों पर प्लीज़ फ्रेंड्स फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। मैं कुछ बिल्कुल चाहती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से, जिस तरह मैं पहली बार में ही की हूँ उस तरह से आप भी पहली बार में ही सफलता प्राप्त करें। तो ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। यहाँ गन्ना, कपास और केला उगाया जाता है। कहाँ, कुलपुट गांव में। यहाँ नारियल के भी काफ़ी बाग हैं। नागालैंड के चिजामी गांव से चखेसंग समुदाय के लोग रहते हैं। ये देखिए, जो नागालैंड है वहाँ पे चखेसंग गांव के समुदाय के लोग रहते हैं। इसके बारे में बता दूं कि ये लोग पहाड़ियों की ढुलवा जमीन को सीढ़ीनुमा खेत के रूप में बदल कर उस पर खेती करते हैं। तो क्वेश्चन एक बन गया ना, नागालैंड के जनजाति लोग किस प्रकार की खेती करते हैं, तो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। खेत के किनारों को ऊपर से उठा देते हैं। और ये सीढ़ीनुमा खेती किस तरह की होती है, तो बता दूं कि खेत के किनारों को ऊपर से उठा देते हैं जिससे उसमें पानी रोका जा सके। यहाँ पर चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। कलपट्टू में मछुआरे मछली, अब यहाँ देखिए कलपट्टू के बारे में आपको बता दूं कि कलपट्टू में मछुआरे मछली पकड़ने के लिए एक खास तरह की छोटी सी नाव बनाते हैं जिसे कैटामैरन कहा जाता है। कैटामैरन कहा उसे जाता है। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। और जो कैटामैरन है वह मछुआरों की एक खास किस्म की नाव होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हम लोग एनसीईआरटी के कक्षा 6 के लेसन लास्ट शहरी क्षेत्र में आजीविका के बारे में अभी आपको कुछ बता दूं कि भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर है। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर इंतजार करते हैं और वहीं से लोग काम करवाने के लिए उन्हें ले जाते हैं। ये सब शहरी क्षेत्र में आजीविका के उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ और उसकी जानकारी दे रही हूँ। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया ट्रेड बन गया है। कॉल सेंटरों में एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह पर उपभोक्ताओं की समस्या और जुड़े सवालों की जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। वहां कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन, स्पीकर लगे होते हैं। इस तरह से दोस्तों भारत में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कई केंद्र बनाए गए हैं। देश तथा विदेशी कंपनियां भी यहाँ तक कि कॉल सेंटर यहाँ आकर के खोलती है। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत मेहनत करके 45 मिनट्स में ही कोशिश की है कि पूरी चैप्टर को कवर कर लूँ। मैंने पूरी बुक्स के हर लेसन से बहुत सारे क्वेश्चंस को पूर्णतः करीब सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर किए हैं। तो हाँ प्लीज़ फ्रेंड्स
जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी बनाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।